दर्शक मित्रों, थिंक लाइन के आज के संस्करण में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कनाडा की, जिसके साथ अभी भारत के बहुत तंगदिली भरे रिश्ते चल रहे हैं। पॉलिटिकली इट्स अ स्लग फेस्ट व्हिच इज गोइंग ऑन एंड इंडिया इज इन नो मूड टू रिलेंट। बहुत सही मात्रा में बना है तो, मगर आज जो बात करने वाले हैं हम, ये पॉलिटिकल स्लग फेस्ट के साथ में इकोनॉमिक्स के ऊपर क्या असर, पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस तो बराबर है, मैं पूर्व भूमिका तो बना दूंगा थोड़ी सी, मगर इससे इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या किसको ज्यादा तकलीफ होगी, किसके साथ किसका कितना ट्रेड ताल्लुक है, वो जानने की बहुत जरूरत है। और उसके लिए आज हमने आमंत्रित किया है हमारे जाने पहचाने सुमित मेहता जी को। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात की शुरुआत करें तो मैं एक छोटी सी पूर्व भूमिका बना देता हूं कि एक बारी वो स्टेटमेंट कैनेडियन पीएम का आया कि कैनेडियन नागरिक जो भारत का एक टेररिस्ट है, निज्जर, को कैनेडियन सॉइल के ऊपर भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने मार दिया। आफ्टर दैट इंडिया हैज नॉट लुक बैक। वी हैव टेकन एक के बाद एक मेजर सबने लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने कैनेडियन वीजा बंद कर दिया है, कैनेडियन लोगों को वीजा देना बंद कर दिया है। और उसका एक रिपरकशन आज आया है कि वहां का जो सिख संप्रदाय है, दैट हैज बिकम वेरी एंग्री विद जस्टिन ट्रूडो। साथ में कैनेडियन एम्बेसी ने भी आज रेसिप्रोसिटी मेजर लेते हुए अपने नागरिकों को बताया है कि भारत में बहुत कॉशियसली सावधान रहे। मगर उनके नागरिक यहां पर कितने होंगे? सवाल यह है, हमारा 140 करोड़ का देश है, उनका 4 करोड़ का देश है, तो वहां कोई कंपैरिजन नहीं है। मगर दूसरी बात, जो 2-3 मेजर्स भारतीय गवर्नमेंट ने अभी जो लिए हैं थोड़े दिनों के अंदर, वो समझने जैसी बात है। एक तो ये बात आ रही है कि नेशनलाइज बैंकों को कहा गया है कि जहां तक कैनेडियन स्टूडेंट वीजा की बारे में लोन का सवाल है, वहां से गो स्लो चले, तो वो पंजाब में हो रहा है। दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग इज, फॉर 6 weeks, that's my hearing, that's my information, for 6 weeks there will be no direct flights to Canada. अभी के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और इससे ट्रेड के ऊपर कितना असर पड़ेगा, क्या होगा? कैनेडियन गवर्नमेंट ने रेसिप्रोसिटी मेजर वीजा के बारे में नहीं लिया है, क्योंकि अगर वो होगा तो मतलब ये हो जाएगा कि इंडियन स्टूडेंट्स वहां नहीं जा पाएंगे, तो एक बहुत बड़ा बिजनेस जो कनाडा को भारत की ओर से मिलता है वो बंद हो जाएगा। तो सुमित जी, आप अभी ये बताइए कि ये सब के रेमिफिकेशंस क्या होते हैं। एक्चुअली तो देखा जाए तो कनाडा से ज्यादा हम यूएस से लड़ रहे हैं और एक सबक यूएस को सिखा रहे हैं, वो बात तो है, मगर आगे आप चलाइए सर। एक है कि कनाडा इज अ इनसिग्निफिकेंट इकोनॉमी, उसकी कोई वजूद ही नहीं है। टोटल 8 लाख फॉरेन स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ाई करते हैं, उसमें से पकड़िए रफली 3-1 लाख स्टूडेंट्स इंडियंस है। अब ये 3-1 लाख स्टूडेंट्स जो है, उसके कारण कनाडा को सालाना फॉरेन करेंसी में 3,000 करोड़ डॉलर्स का टोटल इनकम हो रहा है। This is on all the account, be it in form of fees, in form of lodging, boarding, other expenditure done by students, वो सब मिला के तो इतना हमारा यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज का ड्रेन होता है। तो ये गलतियां तो ऑफ कोर्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की है कि हम लोगों ने एडिक्वेट गुड क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाए नहीं। लेकिन हम दूसरे एंगल से देखने जाए तो रफली 30% या थोड़ा कम, 30 से थोड़ा कम परसेंट फॉरेन स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया सॉरी कनाडा में जो है वो इंडियंस है। उसमें से एक चंक पंजाबी स्टूडेंट्स है जो बाद में वहां माइग्रेट होना चाहते हैं, और दूसरे बहुत है जो वहां से पढ़ाई करके यहाँ वापस आना चाहते हैं। अगर जिस तरह से अभी बैंक स्लो जा रही है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि दे आर सेइंग दे आर कॉशियस बट दे हैव नॉट गॉट एनी ऑफिशियल कम्युनिकेशन फ्रॉम द टॉप। तो बैंक्स ने ऑफिशियली कोई पॉलिसी नहीं ली है, बट ऑन द ग्राउंड लेवल दे आर टेकिंग अ कॉशियस स्टैंड।
दैट इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम माय सोर्सेस। तो वो एक इम्पैक्ट हैवी होगा। अब इसमें जिसको जाना है वो या तो खुद की जमीन या फैमिली वेल्थ या गोल्ड बेच के ही जा सकेगा, लोन तो मिलेगा नहीं। ये एक मैंने जिस दिन कैनेडियन रॉ चालू हुआ था, जस्टिन ट्रूडो ने स्टेटमेंट्स मारे थे, मैंने कहा था कि ये काम पहले करना चाहिए। वी शुड हिट देम वेयर इट हर्ट्स देम द मोस्ट। इसके अंदर और एक एंगल है, क्योंकि वहां का जो रियल एस्टेट सेक्टर है, जो भी सिटीज है, वहां जो घर खरीदे हैं लोगों ने भाड़े पे स्टूडेंट्स को देने के लिए, अगर उसमें 30% की गिरावट हो जाती है, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी हाई रियल एस्टेट कॉस्ट जो है कनाडा में, दैट इज वेरी हाई। तो उनको एक बहुत बड़ा फटका बैठेगा। उसका उसका रीजन और एक है, बिकॉज मेनी ऑफ दिस प्रॉपर्टीज होम लोन लेके या मॉर्गेज के सामने बैंक से पैसा उठा के खरीदी गई है। अगर इसके ऊपर रेंटल इनकम बंद हो गई तो लैंडलॉर्ड्स को बहुत तकलीफ होगी इसका ईएमआई पे करने में। तो वहां भी एक चैलेंज है कि उसके कारण वहां भी प्रॉपर्टी मार्केट को भी नुकसान हो सकता है। तो दिस इज अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट। इंडियन स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे तो यूनिवर्सिटीज को फी नहीं मिलेगी, वहां लैंडलॉर्ड्स को रेंट नहीं मिलेगा, वहां के छोटे छोटे बिजनेसेस को। तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट बहुत बड़ा आ जाएगा कैनेडियन इकोनॉमी पे। शायद बैंक्स को भी नुकसान उठाना पड़े अगर प्रॉपर्टीज बेच नहीं पा रहे होंगे एट द फेयर वैल्यू। ओके, सो दिस इज वन पार्ट। दूसरा है कि मैंने कहा था कि जो इम्पोर्ट्स आए कनाडा से हम दाल, स्पेशली मसूर दाल, बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इसके ऊपर नीजक रिएक्शन इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम करने जाएंगे तो यहाँ इन्फ्लेशन का डर होगा। तो जब तक ऑल्टरनेट सप्लाई चेन्स नहीं मैनेज होते, तब तक तो एटलीस्ट वी कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन दैट फ्रंट। लेकिन आई थिंक गवर्नमेंट विल नाउ टेक प्रोएक्टिव एक्शन कि हम लोग अफ्रीका और दूसरी जगह पे मसूर दाल, तूर दाल की खेती कराएं, create contract farming or whatever, so that we can manage that part. Okay, so 4 एक लाख टन मेरे हिसाब से इंपोर्ट किया गया था लास्ट ईयर फ्रॉम कनाडा। ये साल 3 महीने में 1 आध लाख टन जैसा इंपोर्ट हो चुका है। तो धीरे 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 वो वहां भी प्लग पुल करना शुरू करेंगे। तीसरी चीज है, वहां से जो दूसरा थोड़ा बहुत इंपोर्ट हो रहा होगा दैट इज इनसिग्निफिकेंट। तो उसमें तो जैसे ही कोई इंपोर्टर ने ड्यूटी बॉन्डेड वेयरहाउस से माल रिलीज कराया, उसके अगर इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स और ईडी वाले पहुंच गए, तो लोग डर के मारे भी इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी मैंने एक पॉइंट डाला था। तो ओवरऑल आई थिंक कनाडा हैज done the biggest mistake of abiding by US and carrying out this whole statement against India। यूएस टेस्ट कर रहा है कि अब इंडिया कितना हार्ड बॉल प्ले करेगा, जो उसको पता चलने वाला है, क्योंकि इंडिया हैज गॉन वेरी हार्ड वे। दूसरे एक बहुत मजे की बात है, जबकि जस्टिन ट्रूडो इतना इंडिया के अगेंस्ट में बात कर रहा है, उनका एक कैनेडियन पेंशन फंड बोलता है कि भैया हमें तो इंडिया में पूरा कॉन्फिडेंस है, हम तो इंडियन मार्केट में पैसा लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया के अलावा और कोई उसको पैसा पे रिटर्न भी नहीं देने वाला है। हाँ, उसको रिटर्न ही नहीं मिलेगा और कहीं से इंडियन मार्केट से जो रिटर्न मिलता है उसके अलावा कहीं रिटर्न भी नहीं मिलेगा। रिटर्न भी नहीं मिलेगा। तो जस्टिन ट्रूडो की हालत वही खराब हो गई है कि भैया उसके देश के पेंशन फंड बोलते हैं कि भैया हमें तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं। एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि अपोजिशन हैज आल्सो गॉन एंग्री ऑन जस्टिन ट्रूडो, क्योंकि उसको पता है, अपोजिशन को पता है कि ये मूर्खता का इम्पैक्ट कैनेडियन इकोनॉमी, कैनेडियन लोगों पे कितना हेवी बैठेगा। तो उन लोग भी अब जस्टिन ट्रूडो के अगेंस्ट में चले गए। तो अब कनाडा का एनवायरनमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। तो सर, आप इंटरेस्टिंग जिसको बता रहे हैं उसे तो मैं तो डेंजरस कहूंगा। उसकी वजह यह है कि भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एक लिस्ट निकाली है 329 या 330 लोगों की, ओसीआई कार्ड्स वाले जो इंडिया के वांटेड है। उसमें से आधे के ऊपर के कनाडा के अंदर है, स्पेशली दिस खालिस्तानी अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए लोग। अभी उनका यहाँ आने का रास्ता बंद कर दिया है। उनकी यहाँ की प्रॉपर्टीज, उनके रिलेटिव्स, वो सबको पकड़ पकड़ के यू नो व्हाट हैपेंस, वो चालू हो गया है। अभी ऐसा देखा जाए तो कनाडा के अंदर भी खालिस्तान सपोर्ट में जो कम्युनिटी है, भारतीय कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी, उसमें का एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो खालिस्तान के सपोर्ट में। अभी कल ही, आज जो मैंने देखा है एक छोटा सा वीडियो कि भारतीय काउंसुलेट के सामने वहां पर 25 सितंबर को उन्होंने जो जाहिर किया था
there was a demonstration, and that demonstration went on. Demonstration हुआ, खालिस्तान के झंडे और कैनेडियन फ्लैग्स के साथ में वो डेमोन्स्ट्रेशन 25 को वहां भी हुआ। तो इसका मतलब तो ये एक होता है कि द गवर्नमेंट स्टिल नॉट एक्टिंग देयर, वहां पे लोकल लेवल पे गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही। जस्टिन ट्रूडो इज टेकिंग इट कूल। वो देखना चाहते हैं कि क्या से क्या कहां तक जा सकते हैं और क्या हो सकता है। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एन एस्केलेशन। दिस इज समथिंग लाइक टेलिंग इंडिया कि आपसे जो हो पाए बन कर लो, आपसे जो बन पड़े कर लो, हम तो ऐसे ही रहेंगे। इसमें और एक रीजन है कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन खालिस्तानी वोट एंड सिख यस वोट। अब यस। हमें पता नहीं है कि कितने सिख खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, कितने सिख खालिस्तान को अपोज करते नहीं, हैं। खालिस्तान अब वो जगमीत सिंह की पार्टी जिसकी है उसकी 15 हम्म, सीट है, और 15 सीट की बदौलत आज वो सत्ता पर है। ये बात एग्जैक्टली तो अब सही है। बड़ी बात यह है कि वहाँ जो सिख वोट्स, जितना मैंने स्टडी किया है, जितना मुझे न्यूज और इंफॉर्मेशन है, कि वहाँ सिख वोट्स आर टोटली यूनाइटेड एंड बैकिंग दिस वन पार्टी, एंड दैट पार्टी इज बैकिंग जस्टिन ट्रूडो। दूसरी चीज है कि मैं आपके कथन से थोड़ा डिसएग्रीमेंट करना चाहूंगा कि वहाँ सिख है, डेफिनेटली देयर आर गुड सिख्स एवरीवेयर, लेकिन वहाँ गुरुद्वारे के बाहर कनिष्क बॉम्बिंग के जो टेररिस्ट थे उसके ऑनर के बैनर्स थे, इंडिया को अटैक करने के बैनर्स थे, नेगेटिव स्टेटमेंट्स के बैनर्स थे, वो अब उतरे हैं। आज तक वहां उतरे नहीं थे। तो तब तक हमारे सिख भाई बहन जो कि भारतीय विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने क्यों कुछ नहीं बोला, वो भी एक समझने की बात है। हमने एक वो उनको भी पूछना चाहिए कि आप आज तक साइलेंट क्यों थे। वहां से बोर्ड्स उतरे, उसके पीछे का रीजन है कि कैनेडियन गवर्नमेंट डिड नॉट वांट टू कम इनटू प्रेशर कि वो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रही है, इसलिए उसने उतरवाया है। लेकिन द रोल ऑफ इंडियन सिख्स इन स्टॉपिंग खालिस्तान मूवमेंट इन द गुरुद्वारास इन कनाडा, वो कुछ क्रेडिबल एक्शन हमने देखा नहीं है। तो वहां मैं आई एम नॉट ब्रांडिंग ऑल द सिख्स एज खालिस्तानीज, डेफिनेटली दे आर वेरी पेट्रियोटिक सिख भारत में है, आर्म फोर्सेस में है, हमारे यहाँ दूसरी सब जगह पे बिजनेस में सब जगह पेट्रियोटिक सिख्स है जिन्होंने भारत के लिए काम किया है, भारत का मान बढ़ाया है, भारत की रक्षा की है। लेकिन कनाडा में क्या हो रहा था, क्यों आज तक उन लोग बोले नहीं थे, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। तो ये एक छोटा डिसएग्रीमेंट है। दूसरी चीज है कि ये कनाडा करेगा बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू सी, या फिर रादर कनाडा जस्टिन ट्रूडो के जो हैंडलर्स लैंगली में बैठे हैं, इंक्लूडिंग द ग्रेट जॉर्ज सोरोस, दे विल वांट टू सी कि इंडिया कहाँ तक हार्ड डिसीजन लेने की ताकत रखता है। क्योंकि हम लोगों का जो पूरा हिस्ट्री है, राइट फ्रॉम नेहरू टू मनमोहन सिंह, वी हैव जब नॉट हार्ड बीन टेकिंग डिसीजन लेने का डिसीजंस। जब हार्ड डिसीजन लेने का टाइम आया तो उन लोग सब एकदम पुचका बन के फिसक गए। उन चिकन लोग रन ने कभी चिकन भी रन। हार्ड दे चिकन आउट। तो यू नो, सो दे ऑल्सो वांट टू सी के व्हाट इज द चेंज इन मोदीज इंडिया, जो नया भारत हम बोल रहे हैं उसमें कुछ चेंज है, या हम दबा सकेंगे और वो दब जाएगा, भीगी बिल्ली की तरह बहेगा। So they are playing these games to understand the psychological part of Indian decision making. So, instead of praising Modi that he will do, let us wait and let Modi Sarkar give a very strong understanding to the handlers of Justin Trudeau who are sitting in Langley and other places. एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। दोस्तों, Exactly. ये कहावत को अगर हम समझे, और सुमित जी ने जो अभी बताया ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सुमित जी, अभी हमें ये बताइए कि यूएस के अंदर एक बाजू डीप स्टेट है विच इज इन हैंड्स इन ग्लोव्स विथ जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो जैसे पप्पुओं को उन्हीं ने पाल के रखा हुआ है। दूसरी तरफ यूएस गवर्नमेंट है विच वांट्स टू बिकम पैली। ऑन वन साइड यू हैव डीप स्टेट विच हैज पुट इट्स स्टेट्स इन इंडिया। भारत के ऊपर उन्होंने हाथ रख दिया है कि अगला सुपर पावर, अगला इकोनॉमिक सुपर पावर भी भारत होगा। दूसरी तरफ जस्टिन ट्रूडो जैसे कैरेक्टर्स भी भारत के अंदर दखलंदाजी करते रहते हैं। आपका कहना यह है, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एक तरफ ये वॉर जो है और ये जो डिप्लोमेटिक फाइट भी जो है, दैट इज चेकिंग ईच अदर,
कि दोनों की स्ट्रेंथ्स क्या है, कौन क्या करेगा। और ये कनाडा के साथ में नहीं, सीधा यूएस के साथ में एक्चुअली वॉर हो गई, डिप्लोमेटिक। क्या आप ऐसा कहेंगे? मुझे ये सी द थिंग इज, अमेरिका के बारे में सबसे बड़ी बात कही थी हेनरी किसिंजर ने, जो कि निक्सन का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था। उसने कहा था कि टू बी एनिमी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज डेंजरस, टू बी द फ्रेंड ऑफ अमेरिका इज मोर फेटल, इज फेटल। यानी तुम्हें मार डालेंगे। अमेरिका ने दोस्तों की ज्यादा बैंड बजाई है दुश्मनों से। एक जमाने में सद्दाम हुसैन भी अमेरिका का दोस्त होता था, अमेरिका ने उसको लटका के मार दिया। गद्दाफी अमेरिका का दोस्त होता था, उसने लटका के मार दिया। एक जमाने में शाह ऑफ ईरान था, जो अमेरिका का दोस्त था, उसका तो पैसा भी वहां दबा दिया। सो द थिंग इज कि अमेरिका की ना तो वो जो सिंगम में है कि पुलिस की ना तो दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, हाँ, वैसे ही अमेरिका की ना तो दोस्ती अच्छी ना तो दुश्मनी। अब अमेरिका क्या गेम खेल रहा है? अमेरिका के साथ अमेरिका का डीप स्टेट इंडिया में इंटरेस्टेड है, बिकॉज मोदी जी ने जो 2013 में बोला था कि हम तो 125 करोड़ का देश है, हमारे यहाँ मार्केट है, तो हम क्यों आंख में आंख मिला के बात ना करें, रजत शर्मा को बोला था। द सेम थिंग ही हैज डन इन 9 years. He has positioned India as a numero uno economy in terms of market, in terms of growth, in terms of investors preference, and in terms of business confidence. तो सब आज इंडिया में आना चाहते हैं। प्लस अमेरिकन इकोनॉमी इज इन अ प्रॉब्लम, चाइनीज इकोनॉमी इज इन अ प्रॉब्लम, एंड नोबडी हैज ट्रस्ट इन चाइनीज इकोनॉमी। तो लोगों को यहाँ पे अमेरिकन कंपनीज को यहाँ पैसा भी लगाना है, यहाँ मार्केट में भी घुसना है, यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करके बाहर भी बेचना है। ओके, बिकॉज इवन लेबर इज रिलेटिवली चीप। अब ये सब में क्या होता है कि दे ऑल्सो ट्राई टू से कि हम कितनी गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ में एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉग थे गंगाधर अधिकारी करके, ही वाज अ सीपीआई, जो ओरिजिनल 1925 में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बने थे, उसके आइडियोलॉग थे गंगाधर अधिकारी। उसने एक डॉक्ट्रिन बनाया था, गंगाधर अधिकारी डॉक्ट्रिन, which talked about that India should not get independence. इंडिया के अंदर 17-18 अलग देश बन के ब्रिटिश ने सबको अलग अलग इंडिपेंडेंस देनी चाहिए। तो वहां से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह का रूट्स आर इन गंगाधर कम्युनिस्ट आइडियोलॉग, गंगाधर अधिकारी डॉक्ट्रिन। तो आज भी वो लोग प्ले कर रहे हैं कि कौन से कास्ट कार्ड, कौन से लैंग्वेज कार्ड खेल के इंडिया को डिस्टर्ब करके रखे। क्योंकि अमेरिका ने एक देखा है कि अगर इंडिया को फ्री वे मिला तो इंडिया विल गो अहेड ऑफ चाइना। चाइना को इकोनॉमिक ग्रोथ करने का मौका दिया अमेरिका ने। आज चाइना उसकी आंख में आंख मिला के गरियाता है, उसको डराता है, उसके सामने चैलेंज पेश कर रहा है। तो अमेरिका सोच रहा है कि हम इंडिया को ग्रो तो होने देंगे, लेकिन उसके अंदर डिस्टर्बेंस बना के रखेंगे, सो दैट इंडिया कैन नेवर बी अ सुपर पावर, एंड इंडिया विल बी बिजी इन द ओन प्रॉब्लम बैक होम। तो वो जैसे द्रविडियन वर्सेस आर्यन, नॉर्थ इंडियन वर्सेस साउथ इंडियन, बाद में तमिलनाडु में गई थी ये अपना विक्टोरिया न्यूलैंड हैड गॉन ओवर देयर। फिर एलजीबीटी मूवमेंट, बाद में ये सब जो भी करना है, खालिस्तान, नॉर्थ ईस्ट, लैंग्वेज के नाम पे, कास्ट के नाम पे सबको डिवाइड करके रखो, सो दैट इंडिया विल बी बिजी इन इट्स ओन प्रॉब्लम एंड इट कैन नेवर सरपास अमेरिका एज द सुपर पावर। दैट इज द लॉजिक। इसके अंदर आज जिस तरह से इंडिया काम कर रहा है, अमेरिका को ये भी देखना समझना है कि हम कौन से टर्म्स पे इंडिया के साथ डील कर सकेंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे खालिस्तान और पाकिस्तान को जो यूके में सपोर्ट मिला, तो इंडिया ने ऑटोमेटिकली जो एफटीए था उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया और बोला कि पहले आप वो हैंडल करो, बाद में हम आगे बात करेंगे। ऋषि सुनक was forced to the extent of saying that we will not support any Khalistani and anti-India elements in UK। जबकि कल वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी खालिस्तानी और कश्मीरियों की लंदन में। तो वो ये अच्छा, अब हमें भी आज के तारीख में अमेरिका की जरूरत है। तो अमेरिका देख रहा है कि हम कैसा हार्ड बॉल प्ले करेंगे ट्रेड नेगोशिएशन में। क्या हम एकदम रिफ्लेक्स एक्शन करके इमीडिएटली ट्रेड टॉक्स विड्रॉ कर देंगे, जैसे हम लोग ने यूके के साथ किया, या फिर हम लोग आगे नेगोशिएट करेंगे लेकिन इन अ वेरी सेफ मैनर, सो दैट आवर इंटरेस्ट आर ऑल्सो हैंडल्ड। तो वो भी अमेरिका एक टेस्ट करना चाहता है कि क्या कर रहे हैं। प्लस आज के तारीख में जितना मैं समझ रहा हूँ, वी नीड अमेरिका मोर, कनाडा इज इररिलेवेंट। यूके की हालत खराब है, जिसके ऊपर हम अलग से वीडियो कर सकते हैं कि व्हाई यूके नीड्स अ ट्रेड डील विद इंडिया एंड व्हाई इंडिया इज नॉट। इंडिया के लिए इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर ट्रेड डील हुआ नहीं हुआ तो। सो गिवन दैट अमेरिका देख रहा है कि कैसे ये हमारे साथ नेगोशिएट करेंगे इकोनॉमिक साइड।
while maintaining their sovereignty on the national security and all those. तो सुमित जी, तो अभी ये इसमें मजे का एरिया है। आपने जो बात कही उसमें से दो सवाल पैदा होते हैं। एक, हम्म, इज द प्रेजेंट इंडियन लीडरशिप केपेबल इनफ, उतनी सक्षम है कि वो भारत के राष्ट्रीय हित को देख के आंख में आंख डाल के बात कर सके, एंड दे कैन गो टिल द लास्ट। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, डू वी रियली नीड दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद कनाडा? बिकॉज जहां कैनेडियंस तो बोलते हैं हमने होल्ड पे रख दिया, अच्छी ऐसी बात नहीं थी। इंडियन गवर्नमेंट ने तो पहले रख दिया था, पहले बोल दिया था कि हम आपसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात नहीं करेंगे। तो ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हैं, क्या यूएस में आज ऐसी स्थिति है, क्या यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन और डीप स्टेट एक पेज पर है कि ट्रेड एग्रीमेंट ना हो पाए कुछ किस्म का? ये दूसरा नहीं, सवाल। मुझे नहीं लगता, रादर दे आर इन द सेम पेज। यूएस का अगर हम डीप स्टेट देखें तो डीप स्टेट का पूरा हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका between the early 1900s to 1945, rather 38, before the first world war, बिफोर deep सेकेंड state ने वर्ल्ड अपना वॉर, पैसा बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तो उन्होंने अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले से चालू करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया था। बराबर। ओके, इंडस्ट्री वहां चली गई थी, सब कुछ, यानी अमेरिका वाज डेस्टिन्ड टू बिकम अ सुपर पावर सेक्टर। ओके, वो अमेरिका चल रहा है, तो वहां से धीरे कैपिटल इंडिया में भी आएगा, इंडस्ट्री इंडिया में आएगी, टेक्नोलॉजीज इंडिया में आएगी। नाउ वी आर नेगोशिएटिंग ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एरियाज, वी आर negotiating hard on manufacturing in India. We are negotiating hard on capital flows into India. Okay, at our term. और दूसरा क्या है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हमेशा पब्लिक फोरे में, इट इज नॉट लाइक अ रेसलिंग मैच के यस। WWF इसने एक मुक्का मारा, दो मुक्के मारे, ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत सारी चीजें पीछे हो जाता है, सटली हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता। हम लोग ने ऑफिशियली बोला भी नहीं है कि वी हैव पुट द ट्रेड टॉक्स, ट्रेड डील विद यूके ऑन द बैक बर्नर ऑन कोल्ड स्टोरेज, लेकिन जो बाद में स्टेटमेंट धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेटमेंट आते हैं, बिकॉज द अदर साइड विल आल्सो वांट टू मेंटेन देयर रिस्पेक्ट एंड क्रेडिबिलिटी एंड वी विल नॉट वांट देम टू बी ह्यूमिलिएटेड। आज सब लोग तो जस्टिन ट्रूडो जैसे मूर्ख नहीं होते कि वो खुद के देश में ही मूर्ख बन जाए और इंसल्ट हो जाए। तो वी मेंटेन दैट डिसेंसी ऑल्सो, जिसको हेनरी किसिंजर के वर्ड्स में बोले तो उसको टर्मिनोलॉजी था बैलेंस ऑफ पावर, कि उसकी भी इज्जत रखो, हमारी भी इज्जत रखो। ओके, सिर्फ चाइना वो नहीं करता जो डॉक्ट्रिन ऑफ डोमिनेंस में मानता है कि सामने वाले को इंसल्ट करके छोटा दिखा के खुद का काम करना चाहिए। इंडिया वो नहीं मानता। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे लगता है कि इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग एट नेगोशिएटिंग विद अमेरिका बिकॉज इट ऑल्सो वांट्स अ, इंडिया वांट्स अ डील, इंडिया विल वांट इट। सी, डील होती है तो गिव एंड टेक होता है, गिव एंड टेक में कहाँ कितना देना है कितना लेना है, एवरीथिंग विल नॉट कम आउट सो वेरी क्विकली। हाँ, थोड़े परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे, सिनारियोज बनेंगे कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये ऐसे होगा वैसे होगा। देयर इज ऑल्सो कॉन्स्पिरेसी थियरी के ये जस्टिन ट्रूडो ने किया है ऑन बिहेस्ट ऑफ चाइना, सो दैट इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस खराब हो। ओके, जिससे एक एंटी अमेरिकनिज्म बढ़े इंडिया में, और एंटी अमेरिकनिज्म के कारण इंडिया अमेरिका का ट्रेड डील सैबोटाज हो सके। बट आई डोंट थिंक दैट डील वुड बी राइट, क्योंकि अमेरिका का जो फितरत रहा है, they have used this kind of countries for a very long time. Small countries, पाकिस्तान हो, कनाडा हो, तो I don't give so much of credence to the China angle. शायद वो प्रो अमेरिका कैंप ने डाला हो सो दैट थोड़ा एंटी अमेरिकनिज्म कम हो जाए इंडिया में। सो आई थिंक इंडिया वांट्स अ डील, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। नेगोशिएशंस चलेंगे, लंबा टाइम तक चलेगा। इसके अंदर ये सब नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रिटी, सॉवरेंटी के इश्यूज भी आएंगे, क्योंकि अमेरिका ये सब गेम साइमल्टेनियसली खेल रहा है। अब ये कैसे पैन आउट होगा, कितना प्राइवेट में आएगा, कितना पब्लिक में आएगा, कितना प्राइवेटली डील हो जाएगा, ओनली टाइम विल टेल। सुमित भाई, आपने जो बात कही उस पर से मुझे एक बात याद आ रही है 15-20 दिन पहले की G20 समिट की। इट वॉज अ सरप्राइज फॉर मेनी मेनी नेशंस, फॉर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड, मेनी डिप्लोमैट्स इन द वर्ल्ड। जो बाइडेन हैविंग वन टू वन विद शेख हसीना एंड हैविंग अ सेल्फी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी ने शेख हसीना की बात जो बाइडेन से करवा दी,
ये ताल्लुक निकलता है ग्लोबल साउथ और इंडियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो बांग्लादेश है। और ऐसा कहा जाता है कि यूएस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज मेक्सिको, कनाडा एंड दोस कंट्रीज। उसके साथ में मैं ऐड करता हूं, अभी देर आर गोइंग टू बी more than 4 lakh Venezuelans getting into USA without any, with a free go. It's going on right now. वहां का जो कल्चर है वो बदलता जा रहा है। अभी ऐसे में कहीं ऐसी बात तो नहीं कि भारत ने कह दिया आप बांग्लादेश के साथ कुछ नहीं करोगे, जो यूएस करना चाहता था। दिस इज अवर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। यूएस ने कहा हो इंडिया को, अभी जयशंकर इज ओवर देयर, कि आप कनाडा को छोड़ दो, दैट इज माय स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इट्स समथिंग लाइक two Bahubalis getting together and setting up their own fiefdoms. Is it happening? वैसे बोले तो बांग्लादेश इज irrelevant फॉर America except for the strategic interest it has Yes. to contain China. दूसरा है इंडिया के लिए कनाडा इज irrelevant because अमेरिका के पॉलिटिक्स में कोई इम्पैक्ट नहीं है एंड इंडिया इज नॉट सो बिग टू इन्फ्लुएंस अमेरिकन पॉलिसीज एंड अमेरिकन पॉलिटिक्स। मुझे लग रहा है कि ये, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस थियरी कि अमेरिका का एक ही हो सकता है कि अमेरिका को मोदी जी ने समझाया हो कि देखो इफ इन केस दिस गोज आउट ऑफ हैंड, क्योंकि शेख हसीना इज अ बैलेंस्ड लीडर, आवामी लीग अगर आता है तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये आ जाएगा, जो उसकी दूसरी लीडर है खालिदा जिया, वो आएगी तो इस्लामिस्ट बहुत बढ़ जाएंगे, उसका इन्फिल्ट्रेशन इन इंडिया बढ़ जाएगा और इंडिया में अगर डिस्टर्बेंस हुआ तो उसका इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं होगा। आज अमेरिका के लिए इंटरेस्ट ये भी ऐसी, जब भी कोई देश में पैसा आ रहा हो तो ग्लोबल इन्वेस्टर सबसे पहले एक ही चीज देखते हैं कि वो देश कितना स्टेबल है, कितना सेफ है। अगर बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन हेवी हुआ तो सिमी विच इज बैंड, बाद में वो पीएफआई बन गया, शायद आगे चल के कोई और भी नाम आ जाएगा, वो लोग सब इंडिया में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लग गए तो इंडिया विल नॉट बी अ सेफ हेवन फॉर कैपिटल। तो मुझे वो एंगल लग रहा है कि आप वो मत करो क्योंकि इससे आपके ही पैसे जो इंडिया में लग रहे हैं उसमें तकलीफ होगी। दैट वुड बी थिंग दैट बाइडेन वुड आल्सो बाय, डीप स्टेट वुड बाय एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट हु आर लुकिंग एट इन्वेस्टिंग इन इंडिया विल आल्सो बाय। कि इंडिया में यहाँ इस्लामिस्ट का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करके तकलीफ क्रिएट करना एडवाइजेबल नहीं है फॉर अमेरिकन कैपिटल। और दैट इज माय लॉजिक। अभी मैं एक सवाल और पूछूंगा सुमित जी आपसे, क्या ये कनाडा के सामने जो एक्शन एक के बाद एक इंडिया डिप्लोमेटिकली ले रहा है, इज इट टू शो द वर्ल्ड और टेल द वर्ल्ड दैट डोंट मेस विथ अस, अदरवाइज दिस इज व्हाट वी आर? वो कल का भारत नहीं है, आज का भारत है और हम करेंगे। इसमें दो तीन चीजें हैं। सबसे पहला है कि वी आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट अ कंट्री विच इज नेग्लिजिबल। सी, लोग तो अमेरिका में भी है, यूके में भी है, वी हैव नॉट टेकन सो स्ट्रॉन्ग एक्शन ओवर देयर, वी हैव टेकन स्ट्रॉन्ग एक्शन इन कनाडा जस्ट टू पुट अक्रॉस अ पॉइंट दैट वी विल नॉट टॉलरेट। दूसरा, जस्टिन ट्रूडो ने अपने जो डिप्लोमेटिक नाइसिटीज थे, जो एटिकेट्स थे, वो भी दरकिनार करके वो बिहेव किया है। ही डिड नॉट अटेंड द प्रेसिडेंशियल डिनर होस्टेड एट राष्ट्रपति भवन। देयर कैन नॉट बी अ बिगर इंसल्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड 140 करोड़ इंडियंस कि हमारे राष्ट्रपति जो डिनर होस्ट करते हैं फॉर हेड ऑफ स्टेट हु हैव कम टू इंडिया फॉर G20, उसमें वो ना जाए। दैट इज इंसल्ट ऑफ द कंट्री एंड द प्रेसिडेंट, और अदर प्रेसिडेंट का इंसल्ट इज अवर इंसल्ट। तो दिस इज वेयर हम लोगों को सामने एक सबक सिखाना जरूरी था। दूसरा, अमेरिका को इनडायरेक्ट एक्शन देना, इंटेंशन क्लियर करना था कि भाई हम एक बार के लिए घुस के मारेंगे। जो मोदी का और अदर आई थिंक अजीत डोवाल का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ही विल नॉट स्पेयर एनीवन। वेदर वी विल डू इट इन अमेरिका, आई डोंट थिंक सो। वेदर वी विल डू इट इन यूके, प्रोबेबली नॉट। ओके, बट कनाडा में करके वी आर सेंडिंग अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल कि एटलीस्ट छोटे देश हमें डिस्टेबलाइज करने के लिए बड़े स्टेट्स के इशारे पे ना नाचे। नहीं, क्योंकि यूके की बात कर रहे हैं तो यूके में भी बहुत स्ट्रांगली बोला गया था। इंडियन हाई कमीशन का जो इंसिडेंट हुआ
उसके बाद बड़ा स्ट्रांगली बोला गया था, एंड देन ऋषि सुनक हैज बीन टोइंग द लाइन बेसिकली। हाँ, doesn't have एक्टिविटीज हो option. रही है, खत्म नहीं हुआ है, मगर ही इज बीन टोइंग द लाइन, whereas See, the thing Justin is, Trudeau has ये not जितने been. भी movement, see, Khalistan as an idea is the MI6 project. It is not a new thing. It was started in 1925 by Yes. enactment of SGPC Act 1925, जिसमें पहली बार डेफिनेशन से ही सिख धर्म और हिंदू धर्म को अलग कर दिया गया था। Anybody who doesn't believe in Hinduism is a Sikh. ऐसे करके सिख धर्म को हिंदुइज्म से अलग करने का प्रोग्राम तब किया गया था। इसके अंदर मैक्स आर्थर मैकॉलिफ का जो पूरा कंट्रीब्यूशन है इन ट्रांसलेटिंग गुरु ग्रंथ साहिब विद ऑल द डिस्टॉर्शन, एंड द ओनली थिंग उसके क्रेडिट में है कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को गुरुमुखी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, लेकिन उसके अंदर कितने डिस्टॉर्शन किए उसके ऊपर एक कोई एक्सपर्ट को बुला के आपने एक सेशन करना चाहिए। आई एम नॉट अ एक्सपर्ट, मैंने दूसरे एक्सपर्ट्स को पढ़ा है, सुना है, एंड माय डोमेन इज geopolitics and geoeconomics and that area. Anyways, coming back to the point. तो ये लोग सबको वहां सपोर्ट भी यूके गवर्नमेंट ने दिया है। मीरपुरी मुस्लिम जो कश्मीर का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल फाइनेंस कर रहे थे वो लोग भी यूके में ही थे। उन लोगों ने बॉलीवुड के कुछ फिल्म्स बनाए जिसमें टेररिज्म को जस्टिफाई और नॉर्मलाइज किया गया और ग्लोरीफाई किया गया, इंडियन स्टेट को अंडरमाइन किया गया, वो सब MI6 के नाक के नीचे हो रहा था। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो चीज है उनको भी थोड़ा धीरे धीरे कंट्रोल, छोटा धीरे धीरे सोबर डाउन होना पड़ता है। दे कैन, एंड यूके विल नॉट स्टॉप ऑल दिस थिंग। MI6 का प्रोजेक्ट यूके बंद नहीं करेगा। मुझे एक याद आता है, एक बहुत ही सीनियर प्रोफेसर ने एक बार मुझे बताया था कि जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ दूसरे दिन यूके में बीबीसी ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट मारा था, which was anti Indira, anti India and glorifying खालिस्तानी की जात। तब इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी ने हाई कमिश्नर, ब्रिटिश हाई कमिश्नर को बुला के बहुत झाड़ा था, ऐसी डांट लगाई थी, और बाद में उसने स्टेटमेंट किसी ने दिया था कि ही वाज विजिबली शेकन। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द डिप्लोमेट, Yes. बट ही वाज विजिबली शेकन। तो दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड। अगर बीबीसी जैसा ऑर्गेनाइजेशन वहां इस तरह का स्टेटमेंट, एंटी इंदिरा गांधी के साथ हमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट शी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया Yes. व्हेन शी वाज। नो स्टेट इन द वर्ल्ड कैन अंडरमाइन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। बहुत सही बात है। सुमित जी, अभी लास्ट वक्त नहीं बचा है, लास्ट, जियो इकोनॉमिकली व्हाट विल दिस टग ऑफ वॉर बिटवीन इंडिया एंड कनाडा यील्ड फॉर इंडिया? इंडिया को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इसका फर्क। सी, वी आर अ वेरी लार्ज इकोनॉमी, वी हैव अ ह्यूज, हमारा खुद का कंजम्पशन ह्यूज है, हमारा एक्सपोर्ट्स में कनाडा कुछ इनसिग्निफिकेंट है, रादर हम उसको पैसा दे रहे हैं, हम उससे कुछ नहीं मिल रहा है। वहां से हम तूर दाल मसूर दाल इंपोर्ट कर रहे हैं, वहां से हम वहां बच्चे भेज रहे हैं, तब उनकी इकोनॉमी चल रही है। उनके पास ऐसा कुछ है भी नहीं कि हम उनको एक्सपोर्ट करें। दे आर नॉट अ कैपिटल, फिनेंशियल कैपिटल, एनीथिंग, सो इट इज अ यूजलेस कंट्री टेक्निकली स्पीकिंग। अमेरिका इज इंपॉर्टेंट, यूके इज इंपॉर्टेंट, कनाडा इज नॉट इंपॉर्टेंट इन एनी केस। तो वहां जो भी हो रहा है, एक बार के लिए अगर कुछ भी नहीं होता है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं, ट्रेड डील नहीं हुई तो नहीं हुई, यहाँ से बच्चे नहीं जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि भैया उनकी इकोनॉमी की हालत कैसे हो रही है। और वो एक तरह से अच्छा है। आज के तारीख में मोदी गवर्नमेंट नीड्स टू लुक एट वन थिंग, जैसे गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी में ग्लोबल स्केल के यूनिवर्सिटी सेटअप करो, अहमदाबाद और आसपास का शांतिग्राम वो सब एरिया में स्टूडेंट हाउसिंग पे बड़ा इन्वेस्टमेंट कराओ, जो यहाँ से हम हर साल इतने हजारों करोड़ डॉलर हम फॉरेन एजुकेशन के लिए दे रहे हैं, उसके बदले हम इंडिया में ही क्यों ना दे। और ग्लोबल साउथ से, अफ्रीका से, साउथ ईस्ट एशिया से, अरब वर्ल्ड से बच्चे इंडिया आएंगे पढ़ाई करने के लिए, क्यों उन लोग अमेरिका जाए, क्यों लंदन जाए, क्यों कनाडा जाए, क्या जरूरत है? सो वी नीड टू लुक एट दिस। सेकंड थिंग इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो मुझे नहीं लगता अमेरिका, इससे कनाडा को नुकसान होगा ही होगा। वी विल ऑल्सो प्रूव अवर मेटल कि हम किस तरह से हमारे ग्लोबल सप्लाई चेन रीअलाइन कर लेते हैं फॉर एग्रीकल्चर एंड ऑल, किस तरह से हम नई इंडस्ट्रीज खुद के यहाँ जैसे एजुकेशन एंड ऑल सेटअप करते हैं। एंड दिस विल बी व्हाट वी विल बी डूइंग एज अ सिग्नेचर प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड कि हम आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं। तो अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हम आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत को अपनी ताकत दिखानी जरूरी है, ये सुमित जी का कहना है, और मैं भी यही चीज मानता हूं। तो दर्शक मित्रों, जाते जाते आज आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा मैं, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
हमारे वीडियो को जहां तक हो सके वहां फैलाइए, और हम आपसे नए नए विषय पर बात करते हुए, इनसे डीप स्टेट पे, चाइनीज इकोनॉमी और डीप स्टेट पे भी बात करने वाला हूं मैं। वो वीडियो भी थोड़े दिनों में डेफिनेटली आ जाएगा। साथ में हम सनातन धर्म के ऊपर और सनातन का स्प्रेड कितना होगा उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं, वो वीडियो भी आएगा। तो मित्रों, आप देखते रहिए। फिर से कहूंगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियोस को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के अंदर। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले सिर्फ इतना कहूंगा, सुमित जी, वन वर्ड, ये टिप से अगर कुछ सीखना है भारत को, तो क्या सीखेगा? वन सेंटेंस, वी गॉट वेरी लिटिल टाइम नाउ। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट भारत। आत्मनिर्भर भारत, भारत को आत्मनिर्भर बनाओ। दर्शक मित्रों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। मच।